कैसे हो दोस्तों। क्लासिक टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट भाविन गगलानी। कुछ लोग कहते हैं सक्सेस किस्मत से मिलती है। मैं उन लोगों से मिलने जा रहा हूं जिन्होंने अपनी तकदीर अपने हाथों अपने मेहनत से लिखी है। दोस्तों, कभी कभी हमें लगता है कि हम निराश हो जाते हैं, तो इन व्यक्तियों से मिलने जा रहा हूं मैं, जिन्होंने निराश से नामुमकिन को मुमकिन कर चुके व्यक्ति, ऐसे बड़े दिग्गज नेता। दो व्यक्तियों से मिलने जा रहा हूं, आप और हम। आइए, मैं एज ए गेस्ट उनको आमंत्रित करता हूँ, मेरे सबसे प्यारे डॉक्टर साहब और ताई सुरेखा ताई लुंगारे जी को, जिन्होंने अपनी लाइफ में ज़ीरो से हीरो तक के एक मुकाम हासिल किए है। डॉक्टर अनिल बंडे जी और सुरेखा ताई लुंगारे जी को आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, आप लोग आए, आप लोग आए नमस्कार। मेरे शो पे आने के लिए। ये लोग बीजेपी के एक दिग्गज नेता है। जैसे बोलते हैं ना, चार स्तंभ रहते हैं, वैसे ये एक चार स्तंभ में से एक स्तंभ माना जाता है। आपका यहाँ पे आने का, जो मैं बोलते हैं ना कि एक भगवान को प्रेरणा बोलते हैं, भगवान को मन्नत मांगते हैं, वैसे मैं पिछले कई टाइम से मन्नत मांग रहा था, तो फाइनली ये लोग मुझे मिल गए। थैंक यू सो मच अंकल। धन्यवाद भावेन। भावेन अमरावती का एक होनहार लड़का है और अच्छे बैकग्राउंड से उसके पिताजी को भी मैं पहचानता हूँ। ये पॉडकास्ट और ये सेक्टर में आना ये बड़ी बात है, और अमरावती के लोगों को पूरी दुनिया को इंट्रोड्यूस करवा देना, ये बहुत अच्छा यंग एंटरप्रेनर है। उसका स्टार्टअप भी ये बहुत अच्छा है, उसको मैं अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, भावेन मेरा लड़के जैसा है। छोटेपन से मैं देखती आई हूँ, मेरा लड़का और भावेन साथ में पढ़े हुए हैं और एक क्षेत्र में उसने अपना काम करने का हुनर दिखाया है। अभिनंदन भावेन तेरा। थैंक यू ताई, थैंक यू सो मच अंकल। राजनीति में आने की आपकी यात्रा कैसी रही? कोई खास प्रेरणा? राजनीति तो ऐसा है कि जब समाज में अपन काम करते हैं, अपने आप जब समाज का दुख देखा जाता है, तो उस वक्त प्रेरणा मिलती है कि हम कुछ कर सकते क्या। तो वो सामाजिक कार्य से हम करते हैं। मैं एक्चुअली अमरावती का ही स्टूडेंट था, एक गांव में रहने वाला था और अमरावती में आके पढ़ा, और उसके बाद में मेडिकल कॉलेज से MBBS MD किया। उसके बाद में प्रैक्टिस भी शुरू की। तब तक कोई पॉलिटिक्स में ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं था, लेकिन जब पेशेंट देखता था तो उनका बेसिक प्रॉब्लम पॉवर्टी, दवाई वो खरीद नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि जनरल हॉस्पिटल में भी मैं काम करता था। विशेषतः किसान और किसान मजदूर, तो इसलिए उनके लिए कुछ करना चाहिए, उनकी समस्या उजागर करनी चाहिए, उनके लिए झगड़ना चाहिए, ऐसा मुझे बार बार लगता था। और वही माध्यम से फिर मैं राजकीय क्षेत्र में शिवसेना के माध्यम से प्रवेश किया, और अभी भारतीय जनता पक्ष के माध्यम से लोगों की सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ। मतलब आपकी स्टार्टिंग से पहले से ही पॉलिटिकल पे आने की, एक समाज सेवा करने की माइंडसेट रखा था आपने? समाज सेवा था, यानी वृद्धाश्रम का सदस्य था, IMA में था, लेकिन डायरेक्ट राजनीति में आना और इलेक्शन लड़ना ये थोड़ा सा अलग हो जाता है जी। तो यानी उसके लिए समय भी देना पड़ता, पूरा समय लोगों को देना पड़ता। तो वह चीज़ 1996 के बाद में, 2000 के बाद में निरंतर शुरू की, और शिवसेना के माध्यम से एक संघर्ष करने की आदत, लोगों के लिए संघर्ष करने के लिए, लोगों के कॉज के लिए संघर्ष करने की, विशेषतः किसानों के लिए संघर्ष करने की वो आदत लग गई। तो लोगों को भी लगा कि ये आदमी हमारा प्रतिनिधित्व कर सकता है। जी, पहली बात तो ताई, हैप्पी वुमेंस डे को आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। मेरी मम्मी जैसे वैसे भी आप ही हो। एक बोलते एक स्त्री सारी नौ दुर्गा की रूप के ऊपर रहती है। एक स्त्री सब कुछ संभालती है, घर बार, बिजनेस, पॉलिटिकल, सब चीज़। एक महिला हो, नेता होने के नाते आप किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? भावेन, वैसे तो राजकीय क्षेत्र में मेरा क्षेत्र नहीं था। मेरा कुछ भी राजकीय बैकग्राउंड नहीं है। साधा सरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य भी मेरे घर में नहीं है। मेरे पिताजी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे MSCB में। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, तो मेरे घर में भी सामाजिकता का वारसा छोटेपन से ही था। हम 5 भाई बहन थे, उसमें और 2 बच्चे गांव के मेरे पापा ने लाए थे और उनको पढ़ाना सिखाना, डॉक्टर बनाए, एक को इंजीनियर बनाया।
और तभी से माइंड में कहीं तो भी हम भी कुछ समाज के लिए कर सके। फिर मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद यजमान दिगंबर जी लुंगारे के साथ होने के बाद उन्होंने मेरे को साथ दी। और डॉक्टर साहब को मालूम है हम सब जन साथ में जेसिस में काम करते थे। और तभी जब जैसी प्रेरणा मिली कि नहीं भाई समाज के जो दुख है, समाज की जो वेदना है वो मुझे समझ में आई और महिलाओं के लिए कुछ काम करना चाहिए। ये समझ के मैं सामाजिक क्षेत्र में काम करती रही और ये करते करते सब पार्टियों का ध्यान मेरे तरफ था, क्योंकि मेरी माहिर नाम की संस्था थी। जेसिस के माध्यम से मैंने काम किया, अमरावती चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से काम किया, अमरावती संगीत कलोपासक के माध्यम से मैंने महिलाओं के लिए काम किया। और फिर बाद में तब डॉक्टर प्रदीप शिंगोरे अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के। तब उन्होंने मुझे कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी में आओ, आप अच्छे बात करते हैं, नेतृत्व गुण है, संगठन कौशल्य है, आपके पीछे बहुत सारी महिलाएं हैं। तब उन्होंने हमसे बात करी। फिर हमने घर में जाके दोनों ने उस पर विचार विमर्श किया। फिर बाद में हमने कहा कि भाई सामाजिक क्षेत्र को यदि राजकीय की जोड़ रहे तो अपन अच्छे काम कर सकते हैं। लेकिन राजकीय क्षेत्र में आने महिलाओं को बहुत सारी चुनौतियां हैं। घर संभालना, बच्चे संभालना, हस्बैंड संभालना, आने जाने वाले लोगों को संभालना, रिलेशन मेंटेन करना, ये सब बातें यानी मराठी में बोलते हैं तारेवरची कसरत है। ही तारेवरची कसरत संभालते हुए मैंने ये सब चुनौतियां हासिल की, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ये सबसे मैंने सीखा है मोदी जी के माध्यम से कि यदि कुछ काम करना है तो वक्त पे करना चाहिए। वो उनकी सुबह 3 साढ़े 3 बजे हो जाती है। वो टाइम मैनेजमेंट मैंने उनसे सीखा है। सुबह जल्दी उठ जाती, यानी मैं मेरे काम आसान से कर सकती और सभी काम को न्याय दे सकती। क्या कभी ऐसा समय आया जब आपने अपनी राजनीति छोड़ने का विचार किया सर? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई समय नहीं आया, क्योंकि लोगों का भी प्रतिसाद बहुत अच्छा है। पक्ष में भी जब मैं ईमानदारी से काम ही कर रहा हूँ और पक्ष के माध्यम से प्रोत्साहन ही मिलता है और वैयक्तिक लाभ मुझे राजनीतिक क्षेत्र से नहीं चाहिए, तो उसके वजह से ऐसा प्रसंग भी नहीं आया कि मुझे अपमानित होना पड़े या मुझे बाहर निकलना पड़े। तो और संघर्ष शिवसेना में था, तब भी संघर्ष करता था। शिवसेना में रहते वक्त जब शिवसेना ने उम्मीदवारी नहीं दी तो लोगों ने बोला नहीं आपको तो एमएलए बनाना ही है, तो उन्होंने अपक्ष खड़ा किया। उस वक्त थोड़ा सा लग रहा था कि अब पॉलिटिक्स से बाहर हो गए क्या, लेकिन लोगों ने पकड़ के रखा और उसके वजह से बहुत अच्छे से अभी तक ऐसा कोई प्रसंग नहीं आया कि राजनीति छोड़ना चाहिए, ऐसा विचार मेरे मन में आया। आप दोनों के लिए राजनीति में आपको सबसे ज़्यादा प्रेरणा किससे मिलती है? कोई व्यक्ति का नाम? ताई आप बताओ, पहले लगे तो लेडीज फर्स्ट। मुझे तो स्वर्गीय सुषमा स्वराज मुझे वो आइडल है। जब मैंने भारतीय जनता पार्टी में एंट्री करी तब ताई मेरे सामने थी। उनकी ओजस्वी वाणी, उनका अभ्यासु नेतृत्व, संसद में उनके जो प्रश्न वो रखती थी बहुत अच्छे से रखती थी और उनका रहन सहन, उनकी बात करने का ढंग, ये सब बातों से मैं प्रभावित हो चुकी थी और एक प्रेरणा जैसी जो लेडी, तो मेरे लिए वो आइडल है। और दूसरा एक महत्व का कि मेरा जो शिक्षण हुआ नागपुर में हुआ, मोहता साइंस में मैं पढ़ी हुई हूँ और मैं महल में मेरा रहना था और बाजू में ही नितिन गडकरी जी का घर था। तो मैं हमेशा कॉलेज में जब जाती थी तब नितिन जी गडकरी जब गाड़ी में चढ़ते थे, उनका जो ताफा, उनका बोलने का ढंग, तो वो मैं हमेशा देखती थी। तो वो भी मेरे गुरु है, वो प्रेरणा है। नागपुर में जब मैं आई, पहले मैं कोराड़ी में थी, लेकिन जब नागपुर में आई तो मेरे को ऐसा लगता था क्योंकि रोज़ मैं देखती थी उनको। सर आपका? नहीं, राजनीतिक क्षेत्र में मैं आया तो शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहेब ठाकरे वो युवकों के आइकॉन थे और उनका लोगों को न्याय देने का तरीका और उनकी हिंदुत्ववादी प्रखर भूमिका, ये दोनों चीज़ें, और 80% 80% समाजकारण, 20% राजकारण, ये उनका हम बोल सकते हैं ब्रीद वाक्य, वो सभी को अट्रैक्ट करता था।
और इसलिए मैंने शिवसेना ज्वाइन की थी। 2014 में जब भारत के सामने पर्याय उपलब्ध हुआ कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र जी मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, उस वक्त सब छोड़ के, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का जीरो से स्टार्ट हुआ करियर, उनका प्रवास गरीब घर से, ओबीसी घर से आए हुए, और उसके बाद में उनका स्पिरिचुअल एक प्रवास, संगठन कौशल्य, और उसके बाद में गुजरात को जो तरीके से उन्होंने विकसित किया, तो इसलिए सबका वो आकर्षण बन गए। उस वक्त मैं एमएलए था, तो उस वक्त मैं 6 महीने पहले ही लोकसभा लगने के मैं हमारे नेता देवेंद्र जी फडणवीस उनके यहाँ पे गया, मुंबई के एमएलए हॉस्टल में, और उनको कहा कि मैं अभी तो इंडिपेंडेंट एमएलए हूँ, लेकिन मुझे भारतीय जनता पक्ष में सम्मिलित कीजिए, मेरी कोई अपेक्षा नहीं है। और उन्होंने, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पक्ष में मैं सम्मिलित हुआ। तो मोदी जी और शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहेब ठाकरे, इनके विचार प्रेरक थे, माध्यम देवेंद्र फडणवीस थे। बढ़िया बढ़िया। आपने जिनका नाम लिया वो अपने आप में एक दिग्गज व्यक्ति है, उनके लोग हर कोई फ़ैन है, बच्चों से लेके बड़े तक के हर कोई फ़ैन है। अगर आपको एक दिन के लिए किसी और का जीवन चुनने का मौका मिले, किसी और की लाइफ को, कि भाई मैं ये व्यक्ति ये बन जाऊं मैं एक दिन के लिए, तो आप किसको बनना पसंद करेंगे कि मैं इसका रोल मैं एक दिन के लिए निभाऊं? बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जिनके बारे में अपन सोचते हैं, आदर्श सोचते हैं, वैसा जीवन एक दिन के लिए भी व्यतीत करना कठिन है। यानी मोदी जी को मैं आदर्श समझता हूँ, लेकिन मोदी जी जितना काम करना मेरे लिए मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि मैं जैसा हूँ वैसा ही मेरी पूरी यूटिलिटी के साथ में पार्टी के लिए, देश के लिए, कुटुंब के लिए, समाज के लिए काम करूँ। लेकिन फिर भी अगर यूथ चाहे कि सर को अगर वो बोलते ना मिस्टर इंडिया की घड़ी मिल गई और एक दिन के लिए बैकअप पे चले गए, तो किसका रोल निभाना चाहेंगे टाइम स्पेंड पीछे करके? मैं मिक्स करूंगा रोल, मोदी जी का भी, देवेंद्र जी का भी, गडकरी जी का भी, और भाऊ साहब पंजाबराव देशमुख उनका भी, क्योंकि हर एक लोगों ने बहुत कुछ काम किए है। वो 24 घंटे में बांट के ऐसे मिक्सअप रोल कर लेंगे। ताई का तो मुझे भी लगता है कि ताई कुछ यूनिक बोलेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक दिन के लिए मैं सीएम बन जाऊं क्योंकि कैसा है, महिलाओं की बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारे देवेंद्र जी बहुत अच्छे तरीके से महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। महिलाओं का विकास, महिलाओं की उन्नति, महिलाओं का उत्कर्ष, उसके लिए बहुत सारी योजनाएं भी देवेंद्र जी ने लाई है। लेकिन मेरे को भी लगता है कभी ऐसी संधि मुझे मिलनी चाहिए और दिन भर मैं महिलाओं के लिए जो ज़्यादा काम कर सकूं, जो ज़्यादा योजनाएं ला सकूं, वो कर सकूं, ऐसा मुझे लगता है। अगर मैडम, अगर आपको एक दिन के लिए पति का रोल मिल जाए तो फिर हाँ? क्या आप हस्बैंड और दिगरमा अंकल लेडीज का रोल निभाए? वो तो मेरे लिए सुवर्ण संधि रहेंगी, वो सुवर्ण क्षण रहेगा। क्योंकि रोज का हमारा यानी घर में सब देखना, चाय बनाओ, पानी बनाओ, नाश्ता करो, खाना करो, ये सब बातें, एक दिन ऐसा लगता संडे के दिन मैं कुछ ना करूं और सब मेरे हस्बैंड करना चाहिए, दिगंबर जी ने, कि मैं जाऊं, मस्त उन्होंने चाय देना चाहिए, नाश्ता देना चाहिए, बच्चों को स्कूल में छोड़ना चाहिए, ट्यूशन को छोड़ना चाहिए। ऐसा लगता है, हर एक महिलाओं को लगता है कि रोज की भाग दौड़ में वो कभी कभी थक जाती है और उसको लगता है कि कभी वो रोल मुझे मिल जाए तो मैं भी खुश रहूं। लेकिन एक दिन में पूरे जिंदगी का बदला नहीं निकाला जा सकता। सफलता के पीछे कौन सा एक सबसे बड़ा मंत्र है आपकी सर, डॉक्टर साहब? सातत्य, यानी कांस्टेंट उसमें लगे रहो, हारो जीतो, लेकिन आपका जो लक्ष्य है उसके पीछे आप कंटिन्यूअस लगे रहे, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमी रहना चाहिए, ज़्यादा होशियार रहना चाहिए, सिर्फ वो परसिस्टेंट रहना चाहिए। सातत्य रहा तो उसको कभी ना कभी तो भी सक्सेस मिलता ही है। मुझे भी वैसा ही लगता है। त्याग, समर्पण, डेडिकेशन, प्रामाणिकता, निष्ठापूर्वक ये यदि काम किया तो निश्चित, क्योंकि मुझे भी एक बार ऐसा लगा था
पहली बार जब इलेक्शन लड़ी थी मैं शारदा नगर से, तो मुझे लगा कि भाई मैं हार चुकी हूँ, अब कुछ नहीं करने का। लेकिन मैंने हमारे काम में, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला है, सातत्य रखना चाहिए। मैं शारदा नगर छोड़ के कैंप परिसर में रहने के लिए आई, तब मुझे और भी चुनौतियाँ थी मेरे सामने। मेरे को लगा कि भाई अपन ये सब कैसे कर पाएंगे। 6 महीने हुए थे वहाँ आने के बाद, तो फिर वहाँ से मैंने फिर से स्टार्ट किया, लोगों के घर में जाना, मिलना, संगठन बनाना, ये सब बातें करती रही। सातत्य रखना, प्रामाणिकता से काम करना, निष्ठापूर्वक काम करना, जीत हासिल है। दोस्तों, इन्होंने अपने धारा विचार यूथ के लिए, महिलाओं के लिए, सभी के लिए पॉलिटिक्स तो बोल दिया। आते हैं आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछने के लिए, जिनके लिए आप हमेशा रेडी रहते हो। मैं सर आपसे और मैडम से आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछूंगा, यानी आपकी आउट ऑफ द लाइंस, जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, समझा नहीं होगा कभी। सर, कॉलेज में ऐसे हम जब से यंग रहते हैं, स्कूल कॉलेज में हमें भी टीचर से लव हो जाता है, तो कभी आपको ऐसा लव हुआ टीचर से स्कूल या कॉलेज में, ये मैडम मुझे बहुत पसंद है, या मेरी ये गर्लफ्रेंड मेरी बनने को ना, ग्रुप में बैठे रहते तो बोलते ना ये तेरी भाभी है? नहीं, वो हुआ ना, लव हुआ एमडी करते वक्त। मेरी स्टूडेंट ही थी और उसके साथ में शादी भी हुई। पर हमने सुना कि आपकी और मैडम की मुलाकात ब्लड डोनेशन के टाइम हुई थी। नहीं, ब्लड डोनेशन नहीं, आईसीसीयू में हुई थी। पेशेंट सीरियस था। अच्छा, तो उन उसके सीरियस में आप दोनों का सीरियस चक्कर हो गया। चक्कर हो गया। तो आपका रोल निभाते निभाते सीरियस कनेक्शन उनका था ना, जो सीरियस हाँ, कनेक्शन था। दोनों भी जब सीरियस होते हैं तब सक्सेसफुल लाइफ होता है। मैडम, आपका मुझे पता चला कि आपको हनीमून में, फर्स्ट हनीमून में आपको सर ने क्या गिफ्ट दिया था, ये मुझे तो पता है, पर मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, ऑडियंस भी आपसे सुनना चाहती है कि फर्स्ट हनीमून में आपको सर ने क्या गिफ्ट दिया था। हनीमून में हम नेपाल गए थे, साहब ने मुझे ब्रासलेट गिफ्ट किया था। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, वैसे तो हमारा अरेंज मैरिज है, लव बहुत दूर दूर की बातें हैं, लेकिन मैं एक याद बताना चाहती हूँ। मैं जब कॉलेज पढ़ती थी मोहता साइंस में, मैं बीएससी कर रही थी, एक एमएससी वाला मेरा कलीग्स मेरे ऊपर बहुत जान झिझक देता था। उसने वो जो 200 पेजेस की जो कॉपी रहती ना, उसके ऊपर सुरेखा 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 करके लिखता था हमेशा। और दूसरी एक बात कि मेरा हर बर्थडे वो मनाता था, सब मेरी बातें वो ध्यान में रखता था। यानी एक तरफ से वो आपके ऊपर पूरा प्रेम था, वन साइड लव बोलते हैं। love। कहते हैं शाहरुख खान की एक तरफ का प्यार ही ताकत सबसे बड़ी होती है। जैसे डॉक्टर साहब को आपने पूछा, तो मेरे को भी मेरी बातें याद आ गई, इसलिए मैंने बताया ये किस्सा। मैडम, हमको पता चला आप साइकिल से डरते थे बचपन से, अभी भी आपको साइकिल चलाना नहीं आता? ये बात आपको कैसे मालूम हो गई? मेरी बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी एक टीम है, एक जन को लेके एक ही जन पूरी बड़ी बड़ी टीम संभालता है। सही बात बोली भावेन। मैं साइकिल चलाना भी मेरे को नहीं आता था, मेरे को बहुत डर लगती थी। 2 व्हीलर भी नहीं आती थी, 4 व्हीलर भी नहीं आती थी। लेकिन शादी के बाद लुंगारे साहब ने मुझे साइकिल भी सिखाई, 2 व्हीलर भी सिखाई, और एट द एज ऑफ 48 उन्होंने मेरे को 4 व्हीलर सिखाई। ये सही में क्रेडिटेबल है। और आज मैं सुबह हम दोनों साइकिल पे साइकिलिंग करते हैं, 2 व्हीलर तो आती है, और अभी सब जगह मैं खुद गाड़ी चला के जाती हूँ। ये मेरे लिए क्रेडिटेबल है। तो मतलब आपको सर ने हाथ पकड़ पकड़ के सिखाया? आज बिल्कुल, भी? रोज रोज। अभी गाड़ी भी जैसे 4 व्हीलर तो रोज वो लेके जाते थे। बिल्कुल। सर से पूछना चाहूँगा, मुझे सर बात पता चली, सच में अभी तक किसी को नहीं पता थी ये बात। आप अपनी शादी में सबसे लेट पहुंचे थे, बारात आगे पहुंच गई थी नागपुर तक के, लेकिन आप आधी 1 घंटा लेट पहुंचे थे। और जब पता चला मैडम को, मैडम की फ्रेंड्स ने बोला था कि ये लड़का दूसरी लड़की को लेके चला गया, ये शादी कैंसिल कर दे, तब आपने क्या रिप्लाई दिया था? किस तरीके से एंट्री की थी? नहीं, जब मेरी शादी हुई तब आप कहाँ रुक गए? मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, इसलिए हमारे बहुत सारे क्लासमेट वो शादी में पहले दिन से हाजिर हो गए थे। अब वसुधा भी उन सभी लोगों की जूनियर थी। और यहाँ से हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम ऐसा था कि हमने एसटी ट्रांसपोर्ट की बस की थी, और बस में परमिशन थी 45 लोगों की, और बैठ गए 75 लोग उस टाइम पे। हाँ, उस टाइम पे 75 लोग। तो वो ड्राइवर ने वहाँ से हमारे घर से गाड़ी निकाली और डायरेक्ट डिपो में लगा दी कि 30 लोगों के एक्स्ट्रा पैसे दे दो।
अरे बाप। अब प्रॉब्लम ऐसा था कि 30 लोगों के एक्स्ट्रा पैसे हमारे पास नहीं थे, मेरे पास में भी नहीं थे। फिर हमारे मित्र अनंतराव गुड़े जो अभी एक्स एमपी है, वो भी थे साथ में। तो उस वक्त उन्होंने जुगाड़ जमाया, वो पैसे भरे, तब तक 3 घंटे बस लेट हो गई। उसके वजह से वो नागपुर का रास्ता बहुत अच्छा नहीं था, तो लेट पहुंचते पहुंचते हम 12:30 बजे तक पहुंचे। तब तक हमारे जो लोग थे, उस वक्त मोबाइल नहीं थे 1986 में। तो अच्छा। हमारे जो ये लोग थे, तो उन्होंने शुरू कर दिया अफवाह फैलाना कि डॉक्टर साहब भाग गए करके डॉक्टर पांडे भाग गए करके। तो कॉलेज लाइफ में जिसकी शादी होती है, उसमें ये बड़ी मस्ती होती है। सर, आपको आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम याद है जो आपको ओ बॉन्ड करके बुलाते थे? वो है ना, संजय पैठनकर है, हाँ। डॉक्टर संजय पैठनकर। उनकी अभी हॉस्टल में रहते थे ना आप? यूएई में है। हाँ। हाँ, उनके एक 55 क्लिनिक्स है वहाँ पे। सभी जो एशियाई लोग हैं, उनकी हेल्थ की केयर वो करते हैं और बहुत अच्छा काम है। यानी वहाँ पे जाके, यूएई में जाके, भारतीय जो कामगार यूएई में है, उनकी सब हेल्थ सर्विसेज उनके राइट क्लिनिक के माध्यम से होती है। अंकल, हमने सुना है कि आप अपनी शादी में लेट तो पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद आप कभी भी मैडम को बर्थडे सेलिब्रेशन में गिफ्ट नहीं देते, एनिवर्सरी में गिफ्ट नहीं देते, इतना कंजूसी क्यों सर? नहीं, उनको मैंने यही बोला कि शादी की इसका मतलब मैं गिफ्ट हूँ। तो नहीं, ऐसा नहीं है अभी तक एक्चुअली। मैडम राह देख रही आपकी गिफ्ट के लिए, बोले एक गुलाब का फूल भी दे दे तो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हम दोनों भी कुछ भी खरीदने जाते हैं तो दोनों भी साथ में जाते हैं, और उसके वजह से मैडम के चॉइस का वो लेती है। अच्छा। और वही उसको आदत भी गिर गई, क्योंकि वो साथ में हम रहते हैं, तो उसके कारण जहाँ पे भी जाते हैं वो ख़रीदारी उसके मन से ही होती है। मुझे शायद परचेसिंग करने का उतना शौक़ नहीं है, उसकी वजह से वो होता होगा। लेकिन अब इस बर्थडे में डेफिनेटली भावेन की याद मैं ख्याल में रखूँगा और कुछ ना कुछ तो भी गिफ्ट लेके जाऊँगा। मैडम, हमने सुना है कि आपको अंधेरे से बहुत डर लगता है। बाप रे। आज भी आपको अंधेरे से इतना डर लगता है कि एक 5 साल का लड़का अंधेरे में रह जाएगा, लेकिन आप मम्मी 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 करके चिल्लाते। सही बात है भावेन, मुझे अंधेरे का सचमुच में डर लगता, क्योंकि जब मैं दूसरी क्लास में थी तब हमारी पिकनिक गई थी अजंता एलोरा, और वहाँ बहुत सारी गुफाएं हैं। हम सब जन साथ में जा रहे थे, मेरे को लगा हम सब जन हैं पीछे, उन सब को मालूम था कि इसको डर लगता। एक ऐसा जगह आई, वो सब जन छोड़ के पीछे चले गए, मैं आगे पीछे देख रही, कोई नहीं था, मैं इतनी घबरा गई। और तब से मेरे मन में जो अंधेरे का डर है, तो आज भी कभी कभी मेरे को डर लगता है, जरूर फोबिया लगता हो है। गया मतलब आपको? बिल्कुल। सर, एक गेम्स खेलना चाहेंगे आपसे और मैडम से। मैं उन व्यक्तियों के नाम लूँगा, आपको रिलेटेड उन सामने वाले व्यक्तियों को अपार्ट करना है कि ये व्यक्ति इसका रोल निभाता है। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा ये क्वेश्चंस। मैं 5 हीरो के नाम लेता हूँ। 5 हीरो के नाम को आपको 5 पॉलिटिकल्स के नाम बताने का है। पहला अमिताभ बच्चन, दूसरा अजय देवगन, तीसरा धर्मेंद्र, चौथा शाहरुख खान, पांचवा सलमान खान। अब अमिताभ बच्चन पॉलिटिशियंस में किसका रोल निभाते हैं? नरेंद्र कौन है मोदी व्यक्ति जी। जी? नरेंद्र मोदी जी मेरे को लगता है अमिताभ बच्चन जैसे है। सर का? आपका तो सुपरस्टार नरेंद्र मोदी हीरो। जी। पुराने भी ले सकते हैं, नए भी ले सकते हैं, बस उनको हम जानना चाहिए आज की यूथ और पहले की यूथ यानी कोरिलेट रिलेटेड। जैसे इन्होंने बोला है कि अमिताभ बच्चन एज अ कैरेक्टर मोदी जी है, आपका अमिताभ बच्चन एज अ कैरेक्टर पॉलिटिकल में कौन निभा रहा है? किसी भी व्यक्ति, किसी भी पॉलिटिशियन, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मोदी जी, गांधी जी? नहीं, एंग्री यंग मैन। मैं अमिताभ बच्चन को समझता हूँ सिर्फ एंग्री यंग मैन करके। एंग्री यंग मैन। हाँ। एंग्री यंग मैन तो फिर उसके लिए धर्मेंद्र जी बोला पड़ता है। हाँ, एंग्री यंग मैन। तो आपके हिसाब से धर्मेंद्र जी एज अ एंग्री यंग मैन? नहीं, मोदी जी। अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन है। ओके। और मोदी जी तो एक ही सटीक सब विचार करने अमिताभ वाले। बच्चन जो है वो किसको रोल करेंगे पॉलिटिशियंस को लेके? नहीं, बताइए। मोदी जी का ही करेंगे, क्योंकि मोदी जी टॉप करेंगे। पे है, पॉपुलैरिटी में टॉप पे है, कर्तृत्व अच्छा है, सुपरस्टार जैसे। तो कंपैरिजन करना है तो उनकी धर्मेंद्र जी, कर्तृत्व के साथ में करना ऑन पड़ेगा। द स्पॉट
सॉल्यूशन निकालते हैं, ऑन द स्पॉट एक्शन लेते हैं और उनकी ताकत से डर जाते अमित हैं। शाह अमित शाह जी, चाणक्य दोनों ने नीति। साथ में बोला। एकदम रोमांटिक हीरो शाहरुख खान, जो साइलेंट शांति से काम करते हैं। देवेंद्र जी शांति से मेरे को ऐसा लगता है। बिल्कुल सुरेखा ताई जो बोल रही है उसको मैं सपोर्ट करता हूँ। हमारे दबंग स्टाइल, जो किस सब लीडर उनसे डरते हैं, जो सब हीरो उनसे डरते हैं, इनका नाम सुन के गुंडों की भी हवा टाइट हो जाती है। योगी आदित्यनाथ जी एज अ हीरो में, योगी के नाथ जी एज अ हीरो में, अक्षय कुमार अक्षय कुमार अक्षय आपके हिसाब कुमार। से? बिल्कुल अक्षय कुमार है, पर मेरे ख्याल से अगर दबंग में बोला जाए तो सलमान खान, सलमान खान। क्योंकि सलमान खान का नाम सुनते ही योगी आदित्यनाथ आता है। और जो फास्ट एकदम एक्शन ले नायक की तरह, वो अक्षय कुमार। एक नाथ शिंदे जी। अनिल कपूर लगता है सर मूवीज नहीं देखते, आप ज्यादा देखते होंगे मूवीज। सर यहाँ पे आपको कभी ऐसा लगा सिंपल रोक से, एकदम सिंपल तरीके से मैं जीऊँ, ना मैं कोई लीडर, ना मैं कोई मंत्री, ना मैं कोई एकदम साधारण व्यक्ति के घर से मैं और मेरी मिसेस बाहर निकले, यहाँ की पानी पूरी खाए, यहाँ के वड़ा पाव खाए, यहाँ की जलेबी खाए, यहाँ के भजिए खाए। आपको कोई ऐसा फेवरेट चीज़, कोई डिशेस याद है, कोई फूड याद है कि मैं आप हमेशा खाते हो हर संडे? नहीं, मैं नॉर्मल जैसा ही जीता हूँ, क्योंकि लोगों का प्रतिनिधि हूँ तो नॉर्मल ही जीता हूँ। सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए शिव टेकड़ी जाता हूँ। वड़ा पाव खाना है तो जयस्तंभ चौक पे वो कॉर्नर वड़ा पाव है, कॉर्नर वड़ा पाव सबसे वहाँ ज़्यादा पे भी हाईलाइट हुआ वो हाईलाइट हुआ है, वहाँ पे भी जाता हूँ। क्योंकि वड़ा पाव हम मुंबई का ही बोलते थे, मुंबई का ही। लेकिन अमरावती में एक नंबर का वड़ा पाव वहाँ पे कॉर्नर वड़ा पाव कॉर्नर में वड़ा मिलता पाव है। सबसे अभी वही टेस्ट में दे रहे कॉर्नर वड़ा पाव। तो इसलिए नॉर्मल जिए तो ज़्यादा जी सकते हैं। भाई आपका? जैसे डॉक्टर साहब ने बताया नॉर्मल जीवन, हम सही में नॉर्मल जीवन ये करने वाले हैं। मैं भी सुबह रोज़ ऑफिसर्स क्लब में घूमने के लिए जाना, उसके हॉल में योगा करना 1 घंटा, फिर बाद में हर्बल लाइफ लेना, यानी रोज़ की वो रूटीन है। और यदि खाने के बारे में बोला तो मैं बहुत फूडी हूँ, मुझे खाने का बहुत शौक़ है। हर जगह जाने के बाद मैं टेस्ट करती हूँ, हर गांव की। जैसे अभी इंदौर गई तो इंदौर की जो फूड गली है वहाँ जाके आई, यानी वो मुझे अच्छा लगता है। अमरावती शहर में जैसे डॉक्टर साहब ने बोला है कि गेट के अंदर जो वड़ा मिलता वो बहुत फेमस है, गीला गीला वड़ा। वड़ा। और जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया कॉर्नर वड़ा पाव, वो तो सबसे फेमस है। हम सब महिलाएं हमेशा वहाँ जाती है, मस्त पार्टियाँ मनाते हैं और मस्त खा के आते हैं। बहुत जयस्तंभ अच्छा, स्क्वायर वाला सबसे नंबर 1 पे अभी सबसे नंबर ज़्यादा हाईलाइट 1 है। हुआ। यस, उनकी यस। 4 फ्रेंचाइजी बनी है। बहुत बढ़िया है। अमरावती पॉलिटिकल को लेके यूथ और यूथिया, महिलाएं, यूथ क्यों ऐसे निगेटिविटी में जाते हैं? कुछ निगेटिविटीज़ को सोचते हैं पॉलिटिकल को लेके, कुछ पॉजिटिव सोचते हैं। आपके माध्यम से, आपके दोनों माध्यम से, आपके दोनों के विचार, आइडियाज से अमरावती को पॉलिटिकल को लेके आप क्या विचारधारा करना चाहेंगे, क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि यूथ आज डिजिटल मार्केटिंग को, जो पब डिस्को वाले लोग हैं वो पॉलिटिकल में भी आए और उनको गलत नज़रिए से ना देखे? ऐसा आपके नहीं, माध्यम से आती क्या ही है। और विशेषतः मोदी जी जब से आए तब यूथ का पॉलिटिक्स में आना बहुत ज़्यादा शुरू हो गया। पहले कैसा था कि कांग्रेस के राज में वही नेता, वही लोग वो रहते थे, यानी 82 साल के भी हो गए तो कांग्रेस के अध्यक्ष बने ही रहते थे। यानी कांग्रेस के काल में ऐसा था कि उसकी गद्दी छोड़ने के बाद में उसका लड़का ही उसकी गद्दी लेता था, बाकी युवाओं को कभी अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी और भारतीय जनता पक्ष आने के बाद में नए लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है। उनको काम करने को, बड़े पदों के ऊपर जाने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है, महिलाओं को अपॉर्चुनिटी मिलती है, युवतियों को अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो अभी बड़े संख्या में मैंने तो देखा, ग्रामीण में से भी, कॉलेजेस में भी बहुत लड़के लड़कियां भारतीय जनता पक्ष के तरफ, पॉलिटिक्स के तरफ आकृष्ट हुए हैं। और वो अच्छा उनका करियर भी बना सकते हैं, देश की लोगों की सेवा भी कर सकते हैं और एक देश को अच्छा डायरेक्शन, विकसित भारत को बनाने के लिए दे सकते हैं। बट सर कहते हैं ना कि डिजिटल इंडिया आने से, जो मोदी जी ने डिजिटल इंडिया बनाई है, वो डिजिटल मार्केटिंग के आने से यूथ डिजिटल को लेके कुछ पॉजिटिव करते, कुछ नेगेटिव करते, कुछ लोग बिखर जाते। कहते फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आने से उनका सही उपयोग नहीं करते।
आप जब अपने क्षेत्र में, जब आप उस टाइम पे थे, आप यंग थे, आपके टाइम पे ना डिजिटल था, ना कोई शो, ना कोई आपके पास में साधन था। उस टाइम पे आप अपने आप को ऐसे ढलते थे और ब्रिलियंट स्टूडेंट से आप अपनी लाइफ में, आप अपने क्षेत्र में। तो आज के टाइम पे इतना सुविधा होने के बावजूद भी कई लोग बोलते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ऐसा नहीं है। तो ऐसा क्यों ये लोग ऐसे करते कि इतना सुविधा होने के बावजूद भी गलत रास्ते पे चले जाते हैं? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी यूथ ज़्यादा ब्रिलियंट है। हमारे वक्त जितने थे उससे ज़्यादा ब्रिलियंसी से वो आगे आते हैं। यानी एआई में रहे या इनोवेशन में रहे, स्टार्टअप में रहे, उनको अपॉर्चुनिटी देने की ज़रूरत है। उनको डिप्रेस मारने की ज़रूरत नहीं। और वो खुद को मोटिवेट, समझो उनको मोटिवेशन मिला अच्छी तरह से, तो यही यूथफुल हो सकता है। लेकिन मोटिवेशन नहीं मिला, गलत डायरेक्शन उनको दी गई, उनके मन में नेगेटिव भाव निर्माण किया गया कुछ लोगों के माध्यम से, तो वही यूथ देश के लिए हानिकारक भी हो सकता है। इसलिए अभी ज़रूरत इतनी है कि यूथ को यूटिलाइजेबल बनाओ। हमारा जो देश है आज के कंडीशन में, जापान का एवरेज एज बहुत ज़्यादा बढ़ गया, चाहे चीन का एवरेज एज ज़्यादा बढ़ गया, यूरोप का ज़्यादा एवरेज एज ज़्यादा है, ओल्ड देश हो गए। हमारी यंग कंट्री है, इसलिए यूथ बड़े संख्या में दिखते हैं और उनमें क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, उनमें एनर्जी बहुत अच्छी है। सिर्फ उनको मोटिवेट करके डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। और वही आप जैसे के माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से वह डायरेक्शन मिले, तो मुझे लगता है अमरावती का, अपने देश का यूथ सबसे अच्छा है। यानी उसको क्रिटिसाइज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। महिलाओं को लेके ताई कुछ गलत निकलता है, कुछ गलत थॉट्स निकलती है, स्पेशली यूथी को लेके। जो यूथियाँ बाहरगांव पढ़ने जाती है, अपने घर से दूर, माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए, लेकिन आज की जनरेशन की यूथियाँ पब डिस्को चली जाती है। तो क्या पब डिस्को की वजह से यूथियाँ बिखर रही है, या फिर डिजिटल ऑनलाइन की वजह से बिखर रही है, या उनको जो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल गई है, ज़्यादा हर चीज़ सुविधा बिना एडवांस उनको जो मिल गई है, बिना चीज़ की करे, क्या उनकी वजह से उनको तकलीफ हो रही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है भावेन। बहुत समस्याएं चालू है समाज में। जैसे जितनी पढ़ी ज़्यादा महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उतने ही ईगो उनमें है। क्योंकि आज समाज की ऐसी स्थिति है कि दोनों हस्बैंड वाइफ, लड़के लड़कियां आईटी सेक्टर में काम करते हैं, दोनों को भी उतना ही पेमेंट है, दोनों को भी लगता है मैं घर संभालता, उसको लगता है मैं घर संभाल रही हूँ। और कहीं तो भी उनके मन में क्लैशेस आते हैं। लेकिन अभी हमारे देश के पंतप्रधान माननीय श्रीमान नरेंद्र जी मोदी ने जो इतना अच्छा डिजिटल इंडिया बनाने का जो सपना देखा है, उस माध्यम से, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, अभी जो बच्चे हैं बहुत होशियार है। हमारी पीढ़ी पीछे चली जाती है, हमको भी अभी सीखना पड़ता है। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, रील्स कैसे बनाना, अपना जैसे भी कार्यक्रम हुआ तो उसकी रील कैसे बनानी, अभी बच्चों को ये सब बातें मालूम है। हमको सीखने में बहुत देर लगती है। लेकिन जो युवा पीढ़ी है राजकारण में बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है। और हमारा भारतीय जनता पार्टी जो पक्ष है सभी को न्याय देने का काम करते हैं। जैसे कांग्रेस पक्ष में घरानेशाही चलती थी, हमारे इसमें वैसे नहीं है। जो काम करेगा उसको पद मिलेगा, काम मिलेगा, तो वो चालू है। इसलिए महिलाओं को तो मैं ये बोलूँगी कि महिलाएं भी बहुत ज़्यादा संख्या में राजकारण में आ रही है, अपना अस्तित्व अच्छे तरीके से निभा रही है। अभी देखो ना, वित्त मंत्री अपनी निर्मला सीतारमण है, राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी जी मुर्मू जी है। यानी अभी 8 मार्च को तो जागतिक महिला दिन के उपलक्ष्य में नरेंद्र जी मोदी का सब संभालने वाली पूरी महिलाएं थी। यानी महिला बहुत अच्छे से काम कर रही है, आगे आ रही है। इस माध्यम से मैं युवाओं को और महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि अपना अस्तित्व बनाए रखे, सातत्य रखे और अपनी पहचान, अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपने को काम करना है और अपनी एनर्जी उसके लिए खर्ची करो।
सर अभी छावा मूवी आई है, कभी नहीं आपने देखी? भावेन, मैं पूछना चाहता हूँ, एक युवा तुम हो इसलिए पब और डिस्को में जाना गलत है क्या? सर गलत तो नहीं है, हाँ, सही भी नहीं है। अच्छा। सर पब डिस्को में जाना, दो तरीके से पब डिस्को होता है। या तो वो पब डिस्को वाली जो दारू वगैरह होती है, कोई अननोन पर्सन से नाचे वाचे, वो है। पब डिस्को जाओ, फैमिली को लेके जाओ, अपनी फ्रेंड्स, अपनी वाइफ को लेके जाओ, बिना अल्कोहल के साथ करो ना पब डिस्को, तो वो चीज़ अच्छी है। लेकिन यूथ ने उसको अलग तरीके से पहले से ही हमारे फॉरेन कल्चर की लाइफ को अपना लिया है कि पब डिस्को मतलब दारू, अलग फ्रेंड्स, लड़के लड़कियां, कम कपड़े पहन के जाना, डांस वांस करना, दैट्स इट। आज के ज़माने में अगर मेरी वाइफ है तो मैं उसको पब डिस्को लेके जाऊंगा, लेकिन उसी जगह पे जहाँ मुझे लगेगा कि यहाँ ये सेफली जगह है। पर मुझे पता है कि पब डिस्को हमारे क्षेत्र में नहीं चलता। मैं खुद एक गुजराती बिलोंग्स के फैमिली से हूँ, मेरे इसमें पब डिस्को नहीं चलता। फिर भी मैं लेके भी गया तो विद इन हाफ एन आवर में मैं वापस आ जाऊँगा। कल्चर का फर्क। कल्चर का फर्क है, यूथ का फर्क है, थॉट्स का फर्क है। दो चीज़ की सोच है। पब डिस्को अच्छी भी है, पब डिस्को खराब भी है। हमारे ऊपर है कि हम उसको कौन से नज़रिए से देखते हैं। बराबर। सर एक बात आपसे पूछती थी, आपने छावा मूवी देखी क्या? जो अभी आई है, आपने और मैडम ने। बिल्कुल इस छावा मूवी ने सारे यूथ को हिला दिया, सही बात है। सारे यूथ को। उनके जो थॉट्स है, उनके जो शिवाजी महाराज को लेके, संभाजी महाराज को लेके, तानाजी महाराज को लेके, उन क्षेत्र को लेके उनके थॉट्स, जो पहले ज़माने में प्रेमला प्रेमली लव बर्ड्स की मूवी चलती थी, अभी सनातन धर्म को लेके, महाकुंभ प्रयागराज को लेके उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे, यूथ उन तरफ जा रहे हैं। कहते ना सर, हमने बोला ना कि दो थॉट्स होते हैं। वही मैं बोल रहा हूँ, यूथ वही है, हाँ बस यूथ नजरिया वही है, changes एनर्जी आए। वही है, उनका एनर्जी, उनका इंटेलिजेंस वही है। सिर्फ अपने को कौन से डायरेक्शन में उनको बस। लेके जाना है। छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, उनके डायरेक्शन में लेके जाना है कि विलासवादी संस्कृति, फॉरेन की संस्कृति, या तो जो हमारे ऊपर जो पढ़ाया गया था कि हमारे ऊपर अंग्रेज़ों ने 150 साल राज किया, हाँ किया, और यवनों ने 700 साल राज किया। तो हम जो गुलामी की मानसिकता में थे, अभी युवा उसमें से निकल रहा है। वो इंडिपेंडेंटली सोच रहा है कि नहीं, हम भारतीय वंश के लोग, हम भी बड़े ताकतवान हैं, हम इंटेलिजेंट है और हम भी पूरे दुनिया के ऊपर राज कर सकते हैं। यह थॉट डालना जरूरी है, इसलिए छावा महत्वपूर्ण है। आप प्रयागराज, अभी जो महाकुंभ आया है, आप प्रयागराज जाके आए, स्नान किया वाह, आपने? बिल्कुल, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन था, पूरे दुनिया में 65 करोड़ लोग एक साथ, यानी पूरे 1.5 महीने के कालावधि में एक जगह पे जमा हो। एक इंसिडेंट छोड़ने के बावजूद, यानी उसको छोड़ दिया हाँ भगदड़ का, तो बाकी इसमें ना तो किसका जेब काटा गया, नहीं, हाँ। ना तो कोई महिला के साथ में ज्यादती हुई, ना तो किसकी छेड़छाड़ हुई, ना तो कोई बीमार पड़ा, ना तो हैजा हुआ, ना तो टाइफाइड हुआ। एकदम शांतता से हर एक आदमी, पूरे दुनिया का हिंदू वहाँ पे आया, उसकी श्रद्धा थी, उसकी भावना थी, एक डिसिप्लिन में रहे और अपने घर वापस गए उसका आनंद लेके। हज में भी लोग जाते हैं, लेकिन 65 करोड़ की संख्या में लोग नहीं जाते। वेटिकन में भी लोग जाते हैं, इतनी संख्या में लोग नहीं जाते। और यही भारत की विरासत है, यही भारत का संस्कृति है। तो उसके वजह से सब दुनिया के लोग प्रेरित हो गए कि हिंदू धर्म में कुछ ना कुछ, सनातन धर्म में कुछ तो भी ऐसी चीज़ है कि जो लोगों को बांध के रखती है। आपके माध्यम से यूथ स्पेशली सनातन धर्म की तरफ आगे बढ़ते जा रहा है। हर कोई शिवाजी महाराज की थॉट्स को लेके आ रहा है। शिवाजी महाराज की जब आपने छावा मूवी की बात की, उनका थॉट्स, उनके प्रेरित आपके और मैडम के, झांसी की रानी, राष्ट्रमाता जिजाऊ के लेके क्या आपकी प्रेरणा, क्या आपके विचारधारा थी? नहीं, हमारे तो पूरे विचारधारा छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका जीवन है। देखिए, ऐसा था कि उस वक्त औरंगजेब वहाँ से निकला
उन्होंने राजपूत तो उसके साथ में थे बहुत सारे, महाराणा प्रताप जी ने जंग किया था अकबर के साथ में, लेकिन उसके बाद में पूरे दक्षिण में आने के बाद में अकेले छत्रपति शिवाजी महाराज थे जिन्होंने टक्कर दी। छत्रपति शिवाजी महाराज न होते तो शायद मराठा साम्राज्य ना होता, नहीं, मराठा साम्राज्य नहीं होता, और देश भी नहीं कितना देश नहीं होता, सब मुस्लिम हो जाते, ना तो रहता मंदिर, ना तो रहती बिंदी, ये सब चीज़ें वो कवि कलश ने बहुत अच्छे से लिखा है कि ना होती मथुरा, ना होती काशी, और बहुत सारा है। मैं पॉडकास्ट में नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि और ऑब्जेक्शन आएगा, मुझे तकलीफ लेकिन होती है। हाँ, लेकिन अगर शिवाजी नहीं होते तो सबकी सुन्नत होती, यहाँ तक लिखा है। जिजाऊ माता की आपने बुक बहुत पढ़ी है, हमने सुना है। राजमाता जिजाऊ माँ साहब का वैशिष्ट्य ये है कि उस वक्त सब मराठा सरदार आदिल शाह की तरफ थे, बीजापुर शाह की तरफ थे, कुछ मुग़ल के तरफ थे, सबको पेमेंट मिलता था, सबको राज्य मिलता था, बड़े खुश थे, कुछ मराठा सरदार। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने कॉमन लड़कों को, सामान्य लड़कों को, जिनको मावड़ा बोलते हैं, जिनके पास में राज्य नहीं है, शस्त्र नहीं है, सिर्फ हिम्मत है, सिर्फ एनर्जी है, सिर्फ इंटेलिजेंस है, सिर्फ ताकत है, उनको जमा किया, उनको मोटिवेट किया स्वराज्य के लिए, हिंदवी राज्य के लिए, और इतने बड़े चट्टान से टक्कर ली। और कितना कि वियतनाम बोलता है कि हम युद्ध सीखे तो छत्रपति शिवाजी महाराज से। इज़राइल बुक का मोसाद बोलता है, मोसाद, कि हम जो गुप्तहेर यंत्रणा चलाते हैं वो छत्रपति शिवाजी महाराज के वक्त बहिर्जी नाइक थे, उनके जो कर्तृत्व है उसके हिसाब से हम चलाते हैं। और छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा से छूट के आए, कितनी बड़ी बात है, यानी तो उसके वजह से ये दुनिया के इतिहास में कहीं पे भी लिखा नहीं है। वो नेपोलियन बोनापार्ट को भी कैद में रखा था तो वो आज़ाद नहीं हुआ कभी, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज अपने को खुद को आज़ाद कर सके। तो इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा मेरे लिए नहीं, पूरे देश के लिए, पूरे देशवासियों के लिए, पूरे और यूथ के लिए रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी तो बोलते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे आराध्य हैं, देवेंद्र जी फडणवीस जी वही बोलते हैं, दिन रात उनके कर्तृत्व कैसा है उसका विचार करते हैं और उनके हिसाब से राज्य शकट चलाते हैं। एक महिला को लेके आपकी क्या सोच रहेंगी कि आने वाले फ्यूचर में उन्होंने आपका विचारधारा हमेशा अपनाने को होना, एक महिला को लेके आपके आने वाली पीढ़ी, आपके आने वाली डॉटर? महिला सक्षम है, महिला त्याग समर्पण का उदाहरण है। राष्ट्रमाता जिजाऊ को हम सामने रखते हुए, झांसी की रानी को सामने रखते हुए, उनका जो प्रेरणादायी चरित्र है वो पूरा चरित्र पढ़ के उनकी विचारधारा हमारे मन में लाके सभी महिला ने सक्षमता से आगे बढ़ना चाहिए और काम करना चाहिए, क्योंकि महिला उपजतच, यानी हम मराठी में बोलते हैं जन्मतःच तिच्यामध्ये हे सगळे गुण आहे, फक्त त्या वो गुण को उजागर करना है और वो ताकत लाना है, वो शक्तिशाली है। मैं हमेशा बोलती हूँ, दरिया की कसम, मौजों की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, तू खुद को बदल, तब दुनिया बदल जाएंगी। ये खुद को बदलना पड़ेगा और महिलाएं बदल रही है, क्या बात, बदल रही है। चलो आने वाले समय में हमको बोंडे साहब की और ताई की तो बात पता चल गई। अब आते आते आखिरी एक कुछ पल, सर अमरावती का स्पेशल यूथ, सर और ताई को आप दोनों का क्वेश्चन, अमरावती का ओनली यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि वो अपनी लाइफ को सही दिशा पे, सही जगह यूज़ करे, सही तरीके से? नहीं, यूथ को इतना ही फ्रेंडली नाते से मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे मेरे बेटे के साथ में, बेटी के साथ में बात करता हूँ कि खुद को डेवलप करना खुद की जिम्मेदारी है, और जब अपन खुद को डेवलप करते हैं तभी अपन देश को डेवलप कर सकते हैं, समाज को डेवलप कर सकते हैं, और आगे का भविष्य हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारी यंग कंट्री है,
हमारा नेतृत्व बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी चाहते हैं कि हम अभी डेवलपिंग कंट्री ना रहे, विकसनशील देश न रहे, हम डेवलप कंट्री, विकसित भारत यह होना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री चाहते हैं कि समृद्ध भारत, समृद्ध महाराष्ट्र इस विकसित भारत में होना चाहिए। इसलिए अमरावती के यूथ को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे भी आप जाओ, आपकी अमिट छाप रहे और उसके लिए सातत्य, थोड़ा डिवोशन और ये सब करते हुए आपकी मेंटल स्टेटस भी बड़ा बैलेंस रहे। आइए आपका विचार। अमरावती के यूथ और युवतियों के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है वो अभी साकार हो ही रहा है, आप देख रहे हो। और इसमें यूथ का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है और ज़्यादा करना चाहिए, और बच्चे कर भी रहे हैं। सिर्फ उन्होंने सकारात्मक भूमिका लेके ये सब बातें करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ताई के विचार से और आपके आपके थॉट से ऐसा लग रहा है कि आप लोग यंग हो एकदम। वाह। जो बोलते हैं डायनामिक हैंडसम पर्सनालिटी। बस सच्ची बताओ अंकल सर, Thank मुझे you. आपकी मोदी जैकेट बहुत पसंद आ रही है। क्या बात है, आपकी मोदी जैकेट कहाँ से ली? मैं सोच रहा हूँ कि ये जैकेट में एक्सचेंज कर लूँ आपकी। क्या बात है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने मोदी जैकेट कहाँ से लिया है। नहीं, मैंने नहीं ली, मेरी मिसेस मेरे कपड़े खरीदती है। देखिए आप और- आपने बोला था। हाँ, मेरी कि मिसेस मैंने कभी उनको गिफ्ट नहीं करा। नहीं, लेकिन वो मेरे कपड़े खरीदती है। और हमारे पड़ोसी है, अच्छा, कौन? वो पूरन से ठबलानी, और उनकी आराधना करके जो जयस्तंभ चौक दुकान का है, आराधना हाँ शोरूम है, जयस्तंभ, हाँ। तो वहाँ से ही वो सब, क्योंकि पूरन सेठ से हमारे मैत्री के संबंध भी है। जहाँ मैं रहता हूँ उसके आगे ही वो रहते हैं, अच्छा, तो उसके वजह से बहुत सालों से, आज से ही नहीं, बहुत सालों से आराधना से ही वो कपड़े खरीदे जाते और वहाँ से ये लाई है। सर क्या तो स्मार्ट लग रहा है handsome लग रहा है। थैंक यू, मैं पूरन सेठ को धन्यवाद कहूँगा कि अच्छी जैकेट वो रखते हैं। ताई आप भी बहुत प्यारी लग रही है, बहुत स्वीट लग रही है। Thank अब आप you. ये मत कहिएगा कि आपने भी वहीं से लिया है। मैंने भी वहीं से लिया, क्योंकि अमरावती शहर में आराधका नाम हाँ। एक नंबर पे है। वहाँ साड़ियाँ बहुत अच्छी मिलती है और मेरे को साड़ियों का बहुत शौक है। और मेरी अभी तो- सभी साड़ियाँ वहाँ की और रहती अभी है, तो लाडली बहन की योजना चालू है। देखना ही नहीं पड़ता, सभी महिलाएं वहीं से लेती है। और पूरन भैया ऐसे है कि हमेशा हम महिलाओं के लिए काम करते हैं। महिलाओं की जो भी कॉम्पिटिशन्स वगैरह रहते हैं हमेशा हमको स्पॉन्सर करते हैं। साड़ियाँ है, घाघरे है, आराधना उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है, नंबर 1 शॉप है पूरन भैया का। इस माध्यम से मैं उनका भी अभिनंदन और आभार मानती हूँ। थैंक यू सो मच ताई आपने बताने के लिए। जाते जाते मैं इनके ऊपर शायरी तो बोलूँगा, पर मेरे एक थॉट्स बोलूँगा। आखिरी में 2 शब्द इनके रहेंगे। दोस्तों, मेरे एक ही मोटिवेशन है कि दुनिया में कभी भी आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि मैं इस पल इस जगह पे हार चुका हूँ, होता है। फेलियर इज़ अ सक्सेस इन आवर लाइफ, फेलियर इज़ अ बेस्ट टीचर इन आवर लाइफ। मैंने यही सीखा है कि मेरे हमेशा लाइफ में मैं जितनी बार फेल होता हूँ उतनी बार मैं सक्सेस होता हूँ। तो हमेशा याद रखो कि जितनी बार आप निराश होंगे उतनी बार आपको डबल चुनौती मिलती है फेलियर से सक्सेस होने के लिए। तो दोस्तों, यूथ को स्पेशली फेलियर से कभी डरिएगा मत, उसका सामना कीजिए स्माइल के साथ, बी पॉजिटिव के साथ, बी पॉजिटिव माइंड के साथ, ताकि आपको इन्हीं की तरह, इन्हीं की ज़ीरो की लाइफ को, अपनी लाइफ को तकदीर में जो इन्होंने लिखा है, ज़ीरो से हीरो बने। आज ये कई बार फेलियर भी बने, कई बार फेलियर भी हुए। इन्होंने अपनी लाइफ को चुनौतियों में डाला और आज ये एकदम बड़े दिग्गज बने, बड़े दिग्गज लीडर बने, बड़े दिग्गज व्यक्ति बने। हमने हमारे से भी ज़्यादा इनसे सीखना चाहिए उस टाइम पे जब इनके पास कुछ भी सनातन नहीं था, ना मोबाइल था, ना ऑनलाइन था, ना नेट था, ना डिजिटल था। समझिए दोस्तों, यूथ को स्पेशली। अब आखिरी की शब्द मेरे प्यारे अंकल और आंटी के लिए, मतलब कि प्यारी आखिरी शब्द डॉक्टर बोंडे साहब और सुरेखाताई लुंगारी जी के लिए। फ्लैश टू यू। धन्यवाद भावेन, बहुत अच्छा पॉडकास्ट किया, बहुत अच्छा अनुभव रहा, और आपकी जिंदा दिली और आपका हंसमुख स्वभाव और उत्स्फूर्त प्रश्न विचारने की शैली बहुत अच्छी है। आगे अच्छा करूँगी और सभी युवाओं भी आपके साथ में हैं। आपको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सो मच।
मैं तो पहली बार पॉडकास्ट में आई हूँ। भावेन ने बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया और बहुत अच्छा लगा, और मैं डॉक्टर साहब के बाजू में बैठी है, ये भी मेरा भाग्य है। मेरे को बहुत अच्छा लगा। आगे के लिए बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं मैं देती हूँ। धन्यवाद। कहते हैं पल पल से बनता है एहसास, पल पल से बनता है एहसास, एहसास से बनते रिश्ते, पल पल से बनता है एहसास, एहसास से बनते रिश्ते, रिश्तों से बनता है कुछ खास। जैसे आप सर, आप मैडम, आप लोग पर्सनैलिटी, इतने बड़े दिग्गज लोग, इतने बड़े डायनामिक पर्सनैलिटी लोग जो अपने अमूल्य टाइम मुझे दिए, अपने वैल्यूएबल टाइम, अपनी इंपॉर्टेंट टाइम्स निकाल के मुझे कुछ समय दिया है। मैं थैंक यू सो मच बोलता हूँ डॉक्टर साहब को और ताई को भी कि अपने धन्यवाद, टाइम निकाल कर thank आए। you. थैंक यू सो मच वंस अगेन। दर्शकों, आपका ये पॉडकास्ट क्लासिक टॉक्स द भाविन शो में आने के लिए स्वागत है। हमेशा के लिए आते रहिएगा, देखते रहिएगा। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय हिंदुस्तान।